अच्छा सना वो वाला प्रेजेंटेशन शेयर करवाएं, ये वाली डॉक्यूमेंट नहीं। हाँ जी ये वाली। ओके क्लास, तो जब मैं आपसे कहूँ कि आपने ये लेक्चर पढ़ना है, इट वाज आई एडमिट कि मैंने रात में थोड़ा लेट भेजा था, लेकिन आज सुबह से आप लोगों के पास टाइम था इसको पढ़ने का, तो आप लोगों को इसको कम से कम स्किम रीड ज़रूर करना चाहिए था। किया है आप लोगों ने? जो राइटिंग स्ट्रेटजीज वाला जो हमारा टॉपिक है, नो इज़ वेरी इज़ अ वेरी रूड आंसर। एक्चुअली आपको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई चीज़ असाइन की जाए और आप उसको इग्नोर कर दें। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपने पहले पढ़ना है तो आपने पहले पढ़ना है। ओके, मैं बहुत ज़्यादा इसको लाइक स्किम रीड में आपको करवाऊंगी। इसको हम लोग इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि इट्स ऑल अबाउट राइटिंग स्ट्रेटजीज, राइट। और एंड में इसका थोड़ा सा पार्ट है एथिकल कंसिड्रेशंस का। ये वाला जो टॉपिक है आपका, इसके साथ ही मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक असाइनमेंट आपका, आप इसको कह लेंगे सेमेस्टर प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो मैंने आपको असाइन किया है गूगल क्लास पे। जो कि हम ये जो पर दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन प्लस जो पहले मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किया था हाउ टू राइट प्रॉपर, और साथ में जो हम डिस्कस करते रहते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम, तो वो सारी चीज़ें आप गाइडलाइंस को आपने जहन में रखते हुए अपना एक अपना प्रपोजल, अपना सिनॉप्सिस ड्राफ्ट अपना मुझे बना के देना है। और उसकी डेडलाइन जो है वो 1 जून है, राइट। सो आज जो हमारा लेक्चर है, दिस इज, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक हमारा होगा उसमें हमारा लेक्चर नहीं होगा। 18 से 27 तक हमारी कोई भी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, ये डीन साहब ने अनाउंस किया है। और इसमें क्विजेज, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर, कि अगर आपका टीचर क्विज लेना चाहे तो वो ले सकता है, राइट। लेकिन इफ़ नॉट तो ये इट्स फाइन अगर आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर लें, जो भी आपका तरीका है तो उस तरह से, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी। ओके, तो अब क्योंकि अब आपके पास टाइम है, बीच में ईद भी है, ठीक है, एतकाफ़ और वो सब चीज़ें भी हैं, रमज़ान का आखिरी अशरा है, डेफिनेटली मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और खूब इसमें कंसंट्रेशन के साथ आपने सारी दुआएं और वो इबादत वगैरह भी करनी है इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने थोड़ा सा आपको रिलैक्स किया है, तकरीबन 18 टू 27, राइट। लेकिन साथ साथ आप लोगों ने ये काम भी करना है कि सिनॉप्सिस राइटिंग अपनी स्टार्ट करनी है, और आपके पास 1 जून तक का टाइम है। बाकी सुपरवाइज़र्स को भी मैंने ये बात बता दी है कि आप लोग अपने सिनॉप्सिस पे काम करेंगे इस दौरान, तो वो लोग भी आपको हेल्प आउट करेंगे। प्लस जो मीटिंग्स अगर आपकी चल रही हैं तो उसमें भी आप अपने सुपरवाइज़र के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। वो बच्चे जिनके टॉपिक्स ही अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ यू हैव टू डू इट नाउ, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है। अपने टॉपिक्स डिसाइड करें, और अगर जो बच्चे हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक चल रहे हैं तो उनके अभी तक आई वुड से कि टॉपिक्स भी डिसाइड हो जाने चाहिए, प्लस आपका लिटरेचर रिव्यू भी हो जाना चाहिए या चल रहा हो, राइट। मैंने आपको पहले 6 पेपर्स पढ़ने को दिए, उसके बाद आगे मज़ीद मेथडोलॉजी के पेपर्स पढ़ने को दिए हैं। तो इस वक्त आई वुड से कि आप सब लोगों ने कम अज़ कम एटलीस्ट 10 पेपर्स तो पढ़ लिए होंगे अपने टॉपिक से रेलिवेंट। ठीक है, तो 5-6 पेपर्स और पढ़ के लाइक 15 to 16 या 15 to 20 पेपर्स के बाद आप एक अच्छा सिनॉप्सिस लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, ये वाली जो आपकी असाइनमेंट है, डेट वुड बी मोर फोकस्ड ऑन योर राइटिंग स्ट्रेटजीज रादर देन योर रिसर्च आइडियाज़ एंड स्टफ। तो इसमें आपने इसको इतना ज़्यादा बॉदर आपने इसलिए नहीं करना, लाइक अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरा तो टॉपिक ही डिसाइड नहीं हुआ,
या मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, आई वुड से कि आप अपने सुपरवाइज़र से कंसल्ट करें और इस मसले को हल करें। लेकिन ये वाला जो असाइनमेंट है, इसमें ये एक्सक्यूज़ आपने नहीं करना कि जी मेरा तो टॉपिक नहीं पता था तो मैं सिनॉप्सिस कैसे लिखूँ, बिकॉज़ इट्स मोर अबाउट योर राइटिंग स्ट्रेटजीज़ कि आपने प्रपोज़ल लिखना किस तरह से, नहीं जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, जब आप इसको एक दफ़ा लिखना शुरू करेंगे द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो आपका फ्लो भी बनता जाएगा, प्लस आपको आइडिया मिलता जाएगा कि अच्छा मैंने इसमें ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसमें मैंने क्या लिखना है। और जब आप ये सोचेंगे कि आप इसमें क्या लिखना है, देन यू विल स्टार्ट रीडिंग प्रॉपरली। तो आपकी एक तरह से ये स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी चीज़ें। और वैसे भी आप लोगों ने अपने सेकंड सेमेस्टर के फाइनल से पहले अपना सिनॉप्सिस जमा करवाना है, उसका ड्राफ्ट जमा करवाना है। तो आई थिंक यू टेक दिस टाइम कि आपके पास ये जो टाइम है इसमें आपने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट अपने सुपरवाइजर्स को भी जमा करवाएंगे, प्लस आप मुझे भी जमा कराएंगे ताकि हम उसको उसकी राइटिंग स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से उसको चेक कर सकें। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें यही सब कुछ ही है, लिखने के तरीके। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नीचे जो एंड में इसके एक और इम्पोर्टेंट बात है एथिकल इश्यूज़, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। राइट, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट स्लाइड पे आएं। जी, सो द फर्स्ट थिंग इज़ राइटिंग द प्रपोजल। यहाँ पे 3 मेजर सवाल हैं जी, 3 मेजर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स दैट विल बी एड्रेस्ड इन द प्रपोजल। ठीक है, ये चीज़ें अब आपने सोचनी है, यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये आपने प्रपोजल जब हम लिख रहे होते हैं तो हमने ये तमाम चीज़ें सोचनी होती है और इनके जवाबात ढूंढने होते हैं। राइट, कि हमने आपके प्रपोजल में मेन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, इसका मैं आपको टेम्पलेट भी सेंड कर दूंगी, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है सिनॉप्सिस का। वो मैं आपको आज ही इंशाल्लाह अब्दुर्रज़ाक साहब से लेके और वो सेंड कर दूंगी। अगर उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी होंगी तो हम उसमें वो चेंजिंग्स भी करके फिर फाइनल आपको दे दूँगी। उसके बाद आपका मेजर पॉइंट्स का मतलब यही है कि मेजर सेक्शंस आपने कौन कौन से अपने प्रपोजल में डालने, राइट। तो यू विल गेट टू नो दिस अबाउट फ्रॉम योर टेम्पलेट। नेक्स्ट है हाउ विल दीज मेजर पॉइंट्स कन्वे अ कोहेरेंट स्टोरी, कोहेरेंट स्टडी। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप अपने सेक्शंस को 1 बाय 1 लिखते हैं तो वो एक पूरी एक स्टोरी की फॉर्म में आ जाता है कि ओके फाइन, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन कि मैंने करना क्या है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, मेरी स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेरे रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है कि अच्छा ये मैंने करना किस पर है, हमारा डाटा क्या है, मैंने किस तरह डाटा कलेक्ट करना है, अगर मेरे पास डाटा है तो वो उसके पीछे उसका क्या इंफॉर्मेशन है, डाटा है किस तरह का, उसकी क्वालिटी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, दिस एंड दैट। फिर आपकी मेथडोलॉजी पे आ जाती है। ये एक तरह से पूरी एक स्टोरी बन जाती है। व्हाट, व्हेन, हाउ, ये तमाम क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। व्हाट आर द कोर आर्ग्यूमेंट्स टू बी एडवांस्ड इन द प्रपोजल। इसका मतलब है कि आपने किन आर्ग्यूमेंट्स या किन थ्योरीज की बेस पे अपने प्रपोजल को लेके चलना है। आपके क्या आर्ग्यूमेंट है, लाइक हाइपोथेसिस भी आप इसको कह सकते हैं या रिसर्च क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चंस, राइट। तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में 3 से 4 ना भी करें बेशक 3 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 3 रिसर्च क्वेश्चंस आपने लाजमी लिखने हैं बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग थ्योरीज, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, राइट। और फिर उन तीनों सवालों के जवाब हम अपने रिजल्ट्स में देंगे। तो आपको जो पूरा प्रपोजल है वो उन 3 से 4 सवालों के जवाब ढूंढने में ही पूरा उसमें लगेगा, आपका जो पूरा सिनॉप्सिस है। नेक्स्ट करें। जब आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं देन यू नीड टू आस्क दीज 9 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चंस आप अगर आप प्रपोजल जब भी आप लिखने बैठेंगे या जब आप उसको सोचेंगे कि मैंने किस तरह इस अपने प्रपोजल को लिखना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेम्पलेट, इट्स अबाउट कि उसके कंटेंट्स के बारे में अब ये सवाल हैं। ठीक है, टेम्पलेट कंटेंट्स में आपने क्या लिखना है कि ठीक है, सबसे पहले आपने पूछना है अपने आप से ये सवाल पूछना है, हाउ डू रीडर्स नीड टू बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब कोई भी आपका एक टॉपिक इन हैंड है, लेट्स से कि हम पेस्ट आइडेंटिफिकेशन को ही ले लेते हैं, एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है जी, हमने कॉटन पे पेस्ट आइडेंटिफाई करना है इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू। ठीक है,
फाइन, आपका टॉपिक तो पता चल गया हमें। फिर अब रीडर्स का मतलब है, अब आपने पहले तो अपनी ऑडियंस को देखना है कि हमारे जो रीडर्स हैं वो हैं कौन, राइट? तो हमारे केस में जो रीडर्स हैं दे आर आपके सुपरवाइजर्स हैं, प्लस आपके लाइक पूरी सुपरवाइजरी कमेटी है, प्लस आपके एग्रीकल्चर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसकी फैकल्टी है, उसके स्टूडेंट्स हैं। आपका एमएस का जो थीसिस है वो आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखा जाता है। इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो कि यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, लाइब्रेरी आते हैं, वो सब आपके थीसिस के रीडर्स हैं, राइट? प्लस आपने जब इसको अपने थीसिस को एज अ आर्टिकल पब्लिश करना है, देन दैट वुड बी अ पब्लिक थिंग, यानी पब्लिकली पब्लिश होगा। लाइक इट मीन के जो आपकी ऑडियंस है वो सब पूरी आपकी रिसर्च कम्युनिटी होगी। प्लस आप इसके अपने टॉपिक से रेलिवेंट कोई ब्लॉग लिख सकते हैं, राइट? तो उस टॉपिक से रेलिवेंट जो ब्लॉग होगा वो उसको तो फिर आम लोग भी पढ़ सकेंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम इसको अपने सिनॉप्सिस को अगर हम देखें, क्योंकि अभी हम एक प्रपोजल की बात करें, तो ये जो प्रपोजल है ये आपकी सुपरवाइजरी कमेटी प्लस आपकी जो एग्री डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी आप ले लें, तो वो हमारे ऑडियंस है। तो आप उनको अपने टॉपिक को किस तरह समझाएंगे? क्योंकि हमारा जो टॉपिक अब आप लोगों की जो रिसर्च है इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। आप सबकी ही रिसर्च, मोस्ट ऑफ यू, आप सबकी रिसर्च जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। कोई एक टॉपिक, एक डिसिप्लिन नहीं है। लाइक इट्स नॉट प्योर कंप्यूटर साइंस, इट्स नॉट प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इट्स नॉट प्योर एग्रीकल्चर। तो आप एग्री को कंप्यूटर साइंस के साथ मिला रहे हैं, ठीक है? या फिर आप अपनी किसी और डोमेन को, हेल्थ को कंप्यूटर साइंस के साथ मिला रहे हैं। सो इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी। सो आपको ज़्यादा इसमें थोड़ा अटेंशन पे करनी है कि आपने एग्री के कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाएं और सीएस के कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाएं, ठीक है? तो आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह ये सारे सवाल हैं। व्हाट डू रीडर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, ठीक है? तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, लिखेंगे। व्हाट डू यू प्रपोज टू स्टडी, व्हाट डू यू प्रपोज टू स्टडी है कि आप क्या पढ़, स्टडी इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को क्या स्टडी करने को कह रहे हैं, बल्कि इट्स अबाउट योर स्टडी, आप क्या स्टडी करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ योर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, ठीक है? आप क्या प्रपोज कर रहे हैं। पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे और स्टडी। यहाँ पे अब आपकी डाटा की बात आ जाती है, डाटा सेट की बात आ जाती है। किस सेटिंग में, लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में आपने अपने पेस्ट की इमेजेस ली हैं या फील्ड में ली हैं। अब यहाँ पे लोग, हु आर द पीपल यू विल स्टडी। अब आप लोगों को स्टडी नहीं कर रहे, यू आर स्टडिंग द पेस्ट, तो यू विल मॉडिफाई दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। व्हाट मेथड्स डू यू प्लान, अब मेथडोलॉजी पे आ जाएगा। टू यूज़ टू कलेक्ट डाटा, अब डाटा सेट में आप डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपने क्या मेथड यूज़ किया, ठीक है? वो आप बताएंगे। हाउ विल यू एनालाइज द डाटा, डाटा की एनालिसिस किस तरह करनी है। वैलिडेट द फाइंडिंग्स, अच्छा एनालिसिस और वैलिडेशन में फ़र्क है, राइट? ये जब हम आएंगे बाद में आपके आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम चल रहे हैं, अभी हम एनालिसिस पे नहीं आए, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है? डाटा एनालिसिस है कि जब आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाता है या आपने डाटा अपना कहीं से ओपन डाटा ले लिया, नेक्स्ट आपने उसके ऊपर अपने रिसर्च मेथड्स अप्लाई करके और उसके आपके पास कुछ फाइंडिंग्स आ जाती हैं, ठीक है? अब ये जो फाइंडिंग्स हैं ये इट्स इन द फॉर्म ऑफ, या आपके नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर आपकी टेबल्स की फॉर्म में हो सकती है, या आपकी इमेजेस की फॉर्म में हो सकती है। नाउ वी नीड टू एनालाइज दीज रिजल्ट्स, दीज फाइंडिंग्स के, इन फाइंडिंग्स का मतलब क्या है, इस टेबल का क्या मतलब है, इसकी एक्यूरेसी हम किस तरह फाइंड करें, उसका क्या मतलब है, ठीक है? अब एक्यूरेसी फाइंड करने के भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं। लाइक जितने आपके करेक्ट ट्रू पॉजिटिव्स आए हैं, ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स, वो आपकी एक्यूरेसी होती है। फिर आप प्रिसीजन होती है, और फिर रिकॉल का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव, जो आपके ट्रू पॉजिटिव्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स। तो ये 2-4 फार्मूलाज हैं, जिसके स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज हैं, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, राइट? फिर 7th क्वेश्चन में है कि हाउ विल यू वैलिडेट द फाइंडिंग्स। अब हमने डाटा को एनालाइज कर लिया, हमें पता चल गया अच्छा इस पर्टिकुलर डाटा सेट पे हमें 70% एक्यूरेसी मिल रही है। हाउ वुड यू वैलिडेट द फाइंडिंग्स, ठीक है? अब हमने वैलिडेट किस तरह करना है। वैलिडेशन में ज़्यादातर आ जाता है कि हमारे पास कोई अननोन डाटा अगर हमारे सिस्टम के पास आ जाता है,
तो हम क्या हमारा सिस्टम उस अननोन डाटा को भी एनालाइज कर सकेगा, उसके ऊपर भी रिजल्ट दे सकेगा। ठीक है, वी नीड टू वैलिडेट द फाइंडिंग्स कि बाकी डाटा के ऊपर, अननोन डाटा के ऊपर भी ये किस तरह बिहेव करेगा। प्रपोज़ल में ये सब चीज़ें आपने बतानी है, क्योंकि अभी प्रपोज़ल जो है वो हमेशा फ्यूचर की बात होती है कि मैंने ये करना है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपने ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कर ली हैं या आपने प्रैक्टिकली करनी है। तो वी आर जस्ट सेइंग प्रपोज़ल में आपने प्रपोज़ करना है और आपको पता होना चाहिए कि ओके मैंने ये काम इस वक्त करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, मैंने डाटा इस तरह कलेक्ट करना है। आप लोगों को इस वक्त इसके ऊपर तैयारी करनी है कि यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट ऑल द स्टेप्स जो कि आपने अपने आगे के 1 साल में करने हैं, प्रैक्टिकली करने हैं। तो आपको इस वक्त क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 8 पॉइंट है व्हाट एथिकल इश्यूज विल योर स्टडी प्रेजेंट। एथिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर बच्चे और सुपरवाइजर्स भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन ह्यूमंस, तो आपको उनसे पर्टिकुलरली एक एथिकल कंसिडरेशन फॉर्म फिल करवाना है, प्लस आपने उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, कॉन्फिडेंशियल होता है वो सारा डाटा। इवन इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग समवन, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमेजेस हैं, तो भी आपको उसका एथिकल परमिशन लेनी ज़रूरी है, अदरवाइज दैट वुड बी अ क्राइम एंड दे कैन सू यू अगेंस्ट दैट, कि अगर आपने उसका मिस यूज़ किया या आपने किसी के बगैर परमिशन के किसी की भी इमेज उठा के पब्लिश कर दी या उसको इंटरनेट पे डाल दिया, तो आप इसके दैट इज़ अ बिग क्राइम, राइट। दूसरा एथिकल इश्यूज राइटिंग पब्लिकेशंस के हवाले से, ये बात सब लोग बहुत गौर से सुन लें कि हम हमारी यूनिवर्सिटी के जो SOPs हैं उसके मुताबिक आपकी पूरी की पूरी सुपरवाइजरी कमेटी आपके ऑथरशिप में शामिल होगी, राइट। अगर आप कोई पेपर लिख रहे हैं, अपना कोई जो भी आपने अपनी रिसर्च राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिकेशन के लिए, बेशक वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है या वो जर्नल आर्टिकल है या वो बुक है या वो कोई प्रपोज़ल है, प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल है, तो उसमें आपने अपनी पूरी सुपरवाइजरी कमेटी को शामिल करना है एज को ऑथर। यू विल बी द फर्स्ट ऑथर इन योर रिसर्च पब्लिकेशन। आप फर्स्ट ऑथर होंगे और आपका जो फर्स्ट मेन सुपरवाइजर है दैट वुड बी योर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, जो कि आपके सेकंड ऑथर होगा प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होगा, और उसके बाद आपकी जो सुपरवाइजरी कमेटी है वो तीसरे और चौथे नंबर पे होगी, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर ये होता है कि जो एडिटर्स हैं जर्नल के, वो अगर उनको कोई सवाल पूछना होता है या कोई कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो उस पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर से कम्युनिकेट करेंगे, राइट। सो आपने अपने सुपरवाइजर को कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर बनाना है। सो दीज आर द SOPs, ये हम आपको रिटन में भी दे देंगे, लेकिन इसका आप सबने ख्याल रखना है हमेशा। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम एथिकल कमेटी के जैसे आपने बात की मैम, जैसे मैं हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स पे कर रही थी तो मुझे सर ने कहा कि आप पहले एथिकल जो हमारी हॉस्पिटल की कमेटी बनी हुई है उससे पहले अपना वो रिसर्च जो आप करना चाह रही हैं उसको अप्रूव करवाएं। जी तो एग्जैक्टली। मैम बहुत सारे जो पिछले मैंने देखे और उसमें भी बहुत सारे मेंबर्स उसमें इंक्लूड हैं, अगर वो कोई सिनॉप्सिस कर रहे हैं या किसी पे रिसर्च कर रहे हैं तो मैम उसमें ऑथर नेम से मेरा ही आएगा या मैम अपने टीचर का या किसी का उसका लिख सकती हूँ, अप्रूव करवा सकती हूँ? आप एथिकल इश्यूज, एथिकल कंसिडरेशन की बात कर रही हैं या आप किसी पब्लिकेशन की बात कर रही हैं? एथिकल कमेटी मैम जो अप्रूव होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो एक मैम हर इदारे के एक फॉर्म होता है, जी उसको जी, पहले अच्छा, उसमें आप उसमें नाम आपका आएगा प्लस आपके सुपरवाइजर का नाम, सुपरवाइज्ड बाय, ये 2 लोगों का नाम आएगा, और ठीक है। आपने उसको अपने सुपरवाइजर से भी सिग्नेचर करवाने हैं उसमें, एथिकल जो फॉर्म और है। मैम एक और क्वेश्चन बताया, मैं कैंसर पेशेंट्स पे कर रही थी तो मुझे डॉक्टर जुल्फकार जो कैंसर के मैम प्रोफेसर हैं वो कह रहे थे कि आप मुझे भी अपना उसमें ना शामिल कर लें ताकि मुझे भी वो नॉलेज आ सके और मैं मजीद उसमें काम कर सकूँ। ठीक है, तो दिस इज़ वेल एंड मैंने गुड। मैं डिस्कस करके आपको मैडम से बताऊंगी। ज़रूर कर सकते हैं। आपके सुपरवाइज़र कौन है? डॉक्टर आमिर हुसैन। जी, डॉक्टर आमिर से इसको डिस्कस करें और उनको भी आप फिर अपनी स्टडी में शामिल करेंगे। ज़ाहिर है ये भी एथिकल, ये बात मैम भी वो एक बहुत और सुन लें कोऑपरेट आप कर रहे सब हैं, लोग। वो कह रहे हैं कि डेफ़िनेटली। आपको चीज़ चाहिए, आप कैंसर पेशेंट्स पे जो आपको डिवाइस चाहिए, ये कुछ चाहिए, हम हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन आप इस पे हुँ। काम लेके चलें।
डेफिनेटली अभी मैं यही सबको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप डाटा कहीं से ले रहे हैं, आपको जी, जिसने भी डाटा कलेक्शन में हेल्प की है या आपकी किसी ना किसी तरह से कोई हेल्प की है, अच्छा उसमें ये होता है कि इफ़ ही इज़ अगर आपके पेपर में या अपने आर्टिकल में किसी एक बंदे ने 15% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, देन ही वुड बी योर को ऑथर। अगर 15% से कम उसने कंट्रीब्यूट किया है तो देन यू विल एक्नॉलेज हिम और हर एट द एंड ऑफ योर पेपर। ठीक है, एंड में एक एक्नॉलेजमेंट्स का एक सेक्शन होता है, तो वहाँ पे आप उसको एक्नॉलेज करेंगे कि दिस पर्टिकुलर पर्सन या डॉक्टर या whatever has helped me in getting the data and stuff। ठीक ठीक है, है। लेकिन अगर उसने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स योर राइटिंग, जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं प्लस दिस एंड दैट, तो आप जब अपना आर्टिकल कोई लिखेंगी, ठीक है, तो उसको आपने उनको भी इफ़ यू वांट आपको करना चाहिए एक्चुअली, आप उनको यस शेयर मैम। करें और उनके साथ उनसे आप रिव्यूज़ लें। ठीक है, क्योंकि जो हेल्थ रेलिवेंट इश्यूज़ हैं वो सारे वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो आप उनको भी अपने यस को मैम। ऑथर के तौर पे ऐड करेंगे अपनी तमाम पब्लिकेशंस में। यस ठीक है, मैम। लेकिन ठीक उनका है मैम। नाम ओके, आएगा थैंक आपकी सुपरवाइजरी कमेटी के बाद। ओके मैम, फाइन। ठीक है। अच्छा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि वीसी साहब की के सिग्नेचर भी उनको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। कुछ एथिकल जैसे स्पेशली हेल्थ रेलिवेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं कि आप अपने वीसी से या जो आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उससे सिग्नेचर करवा के मैम लाएं कि यू आर। जी। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से रिक्वायर है। मैंने परफॉर्मा को कमेटी में भेज दिया है, लेकिन उन्होंने ये भेजा वापस कि आप अपने हेड से भी ये रिकमेंड करवा के आए। तो वो वाला जो हेड है ना वो मैं नहीं हूँ, वो मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होता है वो वीसी साहब है। ओके मैम। ठीक है, तो आप अपने सुपरवाइज़र को ये देंगे, सुपरवाइज़र से डिस्कस करेंगे। सुपरवाइज़र आपका एक कवर लेटर, एक रिक्वेस्ट दे के और वो आगे फॉरवर्ड करेंगे वीसी साहब को। वीसी साहब वहाँ से अप्रूव करके फिर आपको भेजेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप स्टार्ट कर दें और बाकी और लोग भी जो कि हेल्थ रेलिवेंट डाटा पे काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा डाटा जिसमें एथिकल इश्यूज़ हैं ह्यूमन से रेलिवेंट या जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, तो वो अभी ही ये काम स्टार्ट कर दें क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, और 9th पॉइंट जो है आपके प्रपोजल में, आप म्यूट कर दें, बाकी लोग म्यूट कर दें प्लीज़। हाउ व्हाट डू प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स शो अबाउट द प्रेडिक्टेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द प्रपोज स्टडी। अच्छा, यहाँ पे जो 9th पॉइंट है उसमें क्योंकि जब आपका प्रपोजल आप लिख रहे होते हैं इस पर्टिकुलर हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं या कुछ ना कुछ प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स का मतलब है कि या तो आपने खुद कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं अब तक, ठीक है, और अगर नहीं किए तो आपने लिटरेचर से जो आपका आपने स्टडी किया वहाँ से आपको जो लगा कि ओके व्हाट वुड बी द प्रैक्टिकेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी, तो ये आप लिटरेचर रिव्यू से आप ले सकते हैं या अगर आपने खुद को एक्सपेरिमेंट किया तो उसका भी आप रिजल्ट यहाँ पे अपने प्रपोजल में एंड में दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपके केस में आप लिटरेचर से ही ले लेंगे वैल्यूज़ कि ये कितना प्रैक्टिकल है, कि इज़ इट पॉसिबल रियली हो भी सकता है या नहीं एक साल के अंदर। दूसरा इसकी क्या वैल्यू होगी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ तो वो रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसकी कोई वैल्यू ना हो। ये बात भी ज़हन में रखें, जब तक कि आपकी आपकी रिसर्च कुछ ना कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रही उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है और जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक चूज़ करें तो उसके बारे में ये ज़रूर सोचें कि इससे कम्युनिटी को या इससे बाकी दुनिया को क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, डोंट डू इट। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मैम लिटरेचर रिव्यू जो मैम हम कर रहे हैं, मैम समरीज बना रहे हैं पेपर की। फॉर एग्जांपल मैम मैंने 10 to 12 पेपर्स पढ़ लिए हैं। अब मैम उन पेपर्स की जो समरी है मैम वो मैं लिटरेचर रिव्यू में किस तरह ऐड करूंगी, जो लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन होगा मैम प्रपोजल का। जी, ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपने करना क्या है, अभी अभी तक आप लोगों ने एक नोट्स आप बनाते जा रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी लिटरेचर पढ़ा उसमें जो भी हमने डिस्कस किया, लाइक उसका टाइटल है, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी डाटा सेट, उसकी एक्यूरेसी का भी मैंने आपको कहा था, वो सब चीज़ें आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, और प्लस मेथोडोलॉजी भी थोड़ी बहुत। तो एट द एंड अब आपने उसको एज इट इज़ नहीं लिखना,
अपने लिटरेचर रिव्यू में आपने उस पूरे नोट्स को एज इट इज़ नहीं लिखना, बल्कि आपने उसका एक समरी आप कह लें कि लिखनी है, इन अ सेंस कि आपने अगर एक पेपर है, ठीक है, तो आपने ये बताना है कि दिस ऑथर नेम, राइट, ऑथर नेम। अच्छा, ये भी बाद में आपको बताऊंगी कि एट आल का मतलब आपको पता है, शायद आपको आइडिया ना हो। नो जो मैम। भी ओके, उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें 2 से ज़्यादा ऑथर्स हैं, ठीक है, जो आपने लिटरेचर रिव्यू में आप आर्टिकल पढ़े उसमें 2 से ज़्यादा ऑथर्स हैं, तो आपने सबके नाम नहीं लिखने अपने लिटरेचर रिव्यू में या अपने प्रपोजल में। आपने क्या करना है कि आपने पहले वाले ऑथर का नाम लिखना है, ठीक है, और उसके आगे ET.AL. ठीक है, एट ऑल। अक्सर आपने आर्टिकल्स में भी देखा होगा ये लिखा हुआ होता है एट ऑल, जिस तरह हम लिखते हैं ना एक्सेट्रा, ETC लिखते हैं, ETC डॉट, इसका मतलब है कि आगे और भी है, कंटिन्यू, राइट। इस तरह डॉट 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 हम लिखते हैं। तो ये कुछ ऐसे आप कह लें कि सिंबॉलिक टर्म्स हैं जो कि पता चल जाता है कि ये जो ऑथर है इसके आगे और भी ऑथर्स थे, एट ऑल, ET.AL. ठीक है, ये सब बच्चे नोट कर लें। तो उस फर्स्ट ऑथर का नाम एट ऑल लिख के, और फिर आप उसका लिखेंगे कि दिस ऑथर सजेस्टेड, या उसने ये प्रपोज किया, या उसने ये काम किया। तो अब आप ऑथर बाय ऑथर अपने आर्टिकल्स को लिखेंगे। फर्स्ट ऑथर का, फर्स्ट पेपर का आपने लिख दिया कि उसने ये काम किया, इस डेटा सेट पे उसकी इतनी एक्यूरेसी आई। उसी वक्त ही आप ये भी बता दें कि जो अब आपने जो उसमें से एनालाइज किया कि उसकी जो डेटा से, फॉर एग्जांपल उसने 100 जो है पार्टिसिपेंट्स पे उसकी 90% एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। नाउ यू विल गिव योर पॉइंट कि मुझे ये लगता है कि डेटा सेट जो है उसका वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, या इट वाज अ वेरी सिंपल डेटा सेट और उस पर 90% एक्यूरेसी आना, सो वी जस्ट need to verify the results. Like, I mean ke his data set was not so extensive जिस पे उसमें 90% अगर एक्यूरेसी आ गई है तो इट्स नॉट अ बिग डील। इसको आपने प्रॉपर टर्म्स में लिखना है। तो छोटी छोटी बातें अपनी जो आप लोगों ने उस पेपर में फाइंड आउट की हैं वो लिखते जाएंगे, और इस तरह से आपका ऐसा ऐसा पता चलता जाएगा ओके वेयर इज़ द गैप, राइट, कि ये जो मैंने 10 आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें से क्या ऐसा काम है जो कि इन 10 आर्टिकल्स में नहीं हुआ, ठीक है, या मैं क्या करना चाहती हूँ, व्हाट्स न्यू इन माय आइडिया, या मैं इसको थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन से लेके चलती हूँ तो मे बी इसका रिजल्ट बेहतर आएगा, मुझे लगता है इसका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो आपने उसको द होल पॉइंट इज़ दैट्स द पॉइंट। मैंने आपको इसीलिए सिनॉप्सिस राइटिंग का कहा है कि ये तमाम चीज़ें जब आप लोग मुझे सबमिट करवाएंगे देन वी विल डिस्कस इट, मज़ीद भी हम इसको डिस्कस करेंगे, और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करके, और एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर आई होप कि हमारा आप सबका जो सिनॉप्सिस है वो इस काबिल हो कि हम उसको जमा करा सकें, ठीक है। तो बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो साथ साथ आपको आइडिया होता जाता है कि ओके उसने लिटरेचर किस तरह लिखा है, किसी और ऑथर ने लिटरेचर रिव्यू किस तरह किया हुआ है। नोबडी हैज़ डन कि जी ये पहला आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल है, इस तरह से नहीं लिखते हम उसको, एक स्टोरी की तरह लिखते हैं, और साथ साथ गैप्स फाइंड आउट करते रहते हैं कि यहाँ पे ये कमी थी, यहाँ पे ये कमी थी, और किसी को कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप कह दें कि ये दिस सीम्स, यानी इस वाली अप्रोच। और अगर आपने किसी की चीज़, किसी के आइडिया को, किसी के मेथड को यूटिलाइज किया है तो आप उसको मेंशन करें कि आवर मेथड इज़ सिमिलर टू दैट पेपर, उसको आप मेंशन करेंगे। इट्स नॉट कि आपका काम जो है वो बिल्कुल ही कोई यूनिक किस्म का काम है। हमेशा जो काम है वो किसी ना किसी चीज़ पे बेस करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, वो आप लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करेंगे कि जिस पेपर हम हमेशा किसी एक पेपर को बेस पेपर बनाते हैं, ठीक है। जब आप इतने सारे पेपर्स पढ़ते हैं आपको लगता है कि ये वाला जो पेपर है ना, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू, बट आई वांट टू इम्प्रूव इट, या मैं इससे एक स्टेप आगे जाना चाहती हूँ, दैट वुड बी योर बेस पेपर। और उस पेपर के उस पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से फिर आप अपने तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी डिज़ाइन करते हैं और फिर आगे उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली जो पर्टिकुलर स्लाइड इस वक्त हमारे सामने नज़र आती है, दिस इज़ फॉर क्वालिटेटिव प्रपोजल।
ठीक है, इसको फिलहाल मैं स्किप करती हूँ, आगे आएँ, क्योंकि हमारा क्वांटिटेटिव प्रपोजल होगा। मोस्ट ऑफ यू विल राइट द क्वांटिटेटिव प्रपोजल, तो हम इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, एक बुक जो मैंने आप लोगों को दी हुई है इसी पर्टिकुलर स्लाइड्स के अगेंस्ट जो बुक है, उसमें आप एग्जाम्पल 4.3 को स्टडी कर लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग इन दैट बुक, मैं इसको आपको सिर्फ स्लाइड बता रही हूँ फिलहाल, लेकिन टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग आप मैम 4.3 आवाज फट रही एग्जाम्पल है। को। अच्छा, सबको नहीं आ रही या सिर्फ आपको ही इशू है? मैम क्लियर है वॉइस? फिर आपके इंटरनेट में कोई मसला होगा। ओके, फॉर्मेट ऑफ द क्वांटिटेटिव प्रपोजल। ठीक है, इसमें अब आपके जो मेन सेक्शंस हैं, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, राइट, उसके बाद ओके आपका मैम। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड आपका मेथड्स, फोर्थ आपके एंटिसिपेटेड एथिकल इश्यूज, देन प्रिलिमिनरी स्टडीज और पायलट टेस्ट्स, एंड देन अपेंडिक्स। अच्छा, किसी का माइक ओपन तो नहीं है आई गेस? रुबाब, प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दें। ठीक है, ओके। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन का सेक्शन लिखना है तो उसमें ये जो आगे 4 पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन के सेक्शन में लिखने हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम था क्या, इशू कहाँ पे था, और ये इशू जो है आपको लिटरेचर से मिलेगा। ठीक है, लिटरेचर में जो आपने गैप फाइंड किया था वो आप यहाँ पे फाइंड आउट यहाँ पे लिखेंगे कि ये मसला है एक्चुअली। ठीक है, डेफिशिएंसीज इन द लिटरेचर, रेलेवेंस ऑफ द स्टडी फॉर ऑडियंस, क्यों लोग इसको, व्हाई वी शुड रीड योर सिनॉप्सिस, या व्हाई यू शुड डू योर प्रोजेक्ट, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्यों आप कहते हैं कि जी हमें करना चाहिए, तो किसके लिए क्या फ़ायदा होगा। पर्पस ऑफ द स्टडी, आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, अगेन कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं और प्रॉस एंड कॉन्स। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। ठीक है, या तो आप रिसर्च क्वेश्चंस लिखेंगे 3 से 4, जैसे मैंने पहले कहा, वेरी टू द पॉइंट, इसमें आपने कोई कहानियाँ नहीं डालनी, इसमें सिर्फ एक लाइन का एक क्वेश्चन होगा, एट द एंड एक क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप है। अगर आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस बहुत अच्छे डिज़ाइन कर लिए, इसका मतलब है कि आपका थीसिस हो गया अच्छा, राइट। अगेन सेम इज़ द केस विद हाइपोथेसिस, या तो आप रिसर्च क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करेंगे या फिर आप अपने हाइपोथेसिस लिखेंगे बेस्ड ऑन सम एग्जिस्टिंग थ्योरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द लास्ट पॉइंट इज थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, कि किस थ्योरी के बेस पे आपने ये हाइपोथेसिस लिया। ठीक है, उसका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आप लिखेंगे, या रिसर्च क्वेश्चन भी अगर है उसमें अगर आप कोई थ्योरी की बेस पे अपने रिसर्च क्वेश्चंस ले रहे हैं तो वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे, राइट। बाकी दिस इज़ अ वेरी जनरल काइंड ऑफ प्रपोजल का टेम्पलेट है। हमारा जो प्रपोज्ड टेम्पलेट है उसमें भी सिमिलर चीज़ें ही हैं, लेकिन मे बी कोई एक आध सेक्शन ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन मेन पॉइंट्स यही होते हैं। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, जैसे मैंने भी बात की। ओके, एक सवाल हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन इंट्रोडक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो इंट्रोडक्शन जो है वो आपका ज़्यादा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं जो यहाँ पे मेंशन है स्लाइड में। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट इज़ द फुल समरी ऑफ योर होल प्रपोजल, ऑफ योर होल प्रोजेक्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड्स, ये सब चीज़ों का जो एक आप कह रहे हैं करक्स ऑफ द स्टोरी, कि हमने ओवरऑल हमने क्या किया और हमारे रिजल्ट क्या है और हमने नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा सा तो एक पैराग्राफ में हम उसको पूरे, जिसको हम कहते नहीं खुलासा उर्दू में, आई थिंक उसका दैट्स द राइट वर्ड, तो वो हम उस तरह से अपने पूरे प्रोजेक्ट का या पूरे प्रपोजल का समरी जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। कि इंट्रोडक्शन में तो हम मेथड्स की बात नहीं करेंगे, हम इंट्रोडक्शन में रिजल्ट्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में हम मेथड की बात भी करते हैं और रिजल्ट की बात भी करते हैं। जब आप आर्टिकल्स पढ़ें तो उसमें भी आप थोड़ा नोट करें
कि क्या डिफरेंस है इंट्रोडक्शन और एब्स्ट्रैक्ट में, तो आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा अच्छा। ओके, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी अगेन आई वुड से कि मैं किसी का ना देखूं ऐसा कि जी आपने एज इट इज़ लिटरेचर को उठा के और रख दिया है, बल्कि आपने उसको एक फ्लो की फॉर्म में लिखना है, राइट, स्टोरी की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, कोई बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है ये लेक्चर? ओके पसिया, इसको प्लीज़ उन बच्चों के साथ शेयर करवा दीजिएगा जो मौजूद नहीं है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, मेथड्स, थर्ड जो आपका सेक्शन है मेथड्स का, उसमें फिर आप आ जाएंगे अपने, सबसे पहले तो अपने टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, और फिर नेक्स्ट पॉपुलेशन सैम्पल पार्टिसिपेंट, वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन आपकी क्या थी, फिर आपने सैम्पलिंग किस तरह की, अगर आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है, रैंडम सैम्पलिंग की है, या फिर आप नॉन प्रोबेबिलिटी पे गए हैं, तो वो सब चीज़ें लिखनी है, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। और सेम इज़ अ केस विद, अब ये सिर्फ ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं होता, ये आपके क्रॉप्स पे भी अप्लाई होगा, या आपकी बाकी जो भी डाटा सेट है उस पर भी अप्लाई होगा, राइट। फिर डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, वेरिएबल्स, मटेरियल्स, अगर आपने खुद डाटा कलेक्ट किया है तो आपने किस तरह से किया, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, कहीं और से लिया तो भी आप वेरिएबल्स आपके कौन कौन से थे, ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स थे। हमेशा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो रोज़ की फॉर्म में आती हैं, ये बात भी नोट करें, और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके कॉलम्स की फॉर्म में आते हैं जब भी आप कोई रिलेशनल डाटा देखेंगे, राइट। तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपके कॉलम्स में आएंगे कि आपने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अपने पार्टिसिपेंट्स के रिकॉर्ड किए, ठीक है। फिर आपने मेथड्स में ही ये भी बताना है कि आपने अपने डाटा का एनालिसिस किस तरह करना है, आपने स्टैट्स लगानी है, अपनी मशीन लर्निंग लगानी है, या आपने कुछ और टेक्निक अप्लाई करनी है एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो वो आपने यहाँ अपने मेथड्स के सेक्शन में ही बताएंगे। अब आप ये देख लें कि हर चीज़ को एक ख़ास प्रॉपर जगह पे रख दिया ताकि सबको, जो रीडर है उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी कोई भी चीज़ मिक्स ना हो रही हो, लाइक यू वुड नॉट राइट योर मेथड्स इन योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, यू वुड नॉट राइट योर पर्पस ऑफ स्टडी इनटू योर मेथड, इस चीज़ का ख्याल रखना है, अदरवाइज आपका जो आपकी जो ऑडियंस है, जो रीडर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपका अच्छा, जो हमारा जो प्रपोजल टेम्पलेट है उसमें आई थिंक ये वाला नहीं है, आई वुड ऐड दिस थिंग, एंटिसिपेटेड एथिकल इश्यूज। तो जिन बच्चों के इस तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें एथिकल कंसिडरेशंस हैं, तो वो ये वाली हेडिंग लाजमी ऐड करेंगे, और जिनके नहीं हैं वो इस हेडिंग को ऐड नहीं करेंगे। प्रिलिमिनरी स्टडीज़ और पायलट टेस्ट्स में ये है कि अगर आपने कोई इनिशियल टेस्ट्स किए हैं, ठीक है, या आपने इनिशियल कुछ स्टडीज़ की हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपने नहीं किए, ठीक है, तो आप अपने लिटरेचर की बेस पे जो आपने फाइंड आउट किया कि हाउ प्रैक्टिकल इज़ दिस, कि आप ये काम कर भी सकते हैं या नहीं, बाकी लोगों ने किया तो उनसे हुआ या नहीं, इस तरह की बातें। यानी हम कभी भी कोई इस तरह का प्रपोजल नहीं देते जो कि इम्प्रैक्टिकल हो, जो कि हो ही ना सकता हो, राइट। तो आपने प्रैक्टिकेबिलिटी लाजमी चेक करनी है अपनी लिटरेचर रिव्यू से, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो हो भी सकता है या नहीं 1 साल के अंदर अंदर, राइट। और इसमें मैं एक और बात भी ऐड कर देती हूँ, बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं कि जी मैं पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल डाटा कलेक्शन इज़ अ ह्यूज टास्क। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू कलेक्ट डाटा, लेकिन इसमें फिर आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आप डाटा कलेक्शन भी कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव। आई मीन डाटा कलेक्शन में आपका अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर आप सीजनल बेस्ड डाटा कलेक्ट करें, लाइक फॉर एग्जांपल मैंगोज़ हैं, कॉटन है, राइस है, तो उसके अपने सीजन्स हैं, आपने उसको देखना है कि अच्छा अब ये सीज़न इसका आने वाला है, यू नीड टू बी रेडी कि ओके जी अब मुझे अपनी तमाम चीज़ें मैं इसकी पहले से तैयार कर लूँ और मुझे अपना डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करना है। अगर आपने वो सीज़न मिस कर दिया, इसका मतलब है कि आपके पास कोई डाटा नहीं है और आप मज़ीद 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, और फिर आप उस सीज़न तक पहुँचेंगे और फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, जबकि आपके पास वो टाइम ही नहीं है, ठीक है। टाइम आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 साल का, 1 से 1.5 साल अब आपके पास है
जिसमें आपने अपना एमएस का थीसिस जमा करवाना है, राइट। सेकेंड सेमेस्टर में हैं अब आप, तो आपने डेफिनेटली 1 साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा आप लगा लें चलें, तो वो आपके पास है। इसमें आपने डाटा भी कलेक्ट करना है, प्लस आपने उसकी पूरा एनालिसिस भी करना है और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो इस अपनी टाइमलाइन को ज़रूर जहन में रखें, प्लस कोशिश करें कि एक गैंट चार्ट होता है वो बना लें, जिसमें आप ये मेंशन करें कि जी मैंने इस महीने से लेके इस महीने तक ये काम करना है, मैंने इन नेक्स्ट 15 दिन में ये काम करना है, उससे आगे ये काम करना है। और कोशिश करें कि आखिरी के 3 महीने, लास्ट 3 मंथ्स आपने स्पेसिफिकली थीसिस राइटिंग के लिए छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि थीसिस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस सारा का सारा जो आपने काम किया आपने पूरे साल में, वो सब कुछ आपने थीसिस में ला के उसको कंपाइल करना है। फिर जब आप थीसिस लिखेंगे, फिर आप अपने सुपरवाइज़र को जमा कराएंगे, सुपरवाइज़र माइट बी बिज़ी, ठीक है। वो आपको जब रिव्यू करके देगा, फिर आप उसमें चेंजिंग्स करेंगे, फिर उसमें चेंजिंग्स आएंगी, फिर आप उसको रिवाइज़ करेंगे। तो ये तकरीबन 3 से 4 बल्कि ज़्यादा ही दफ़ा ये पूरा साइकिल चलता है, और फिर आपका थीसिस कहीं जाके फाइनल होता है। तो आई वुड से कि 3 से 4 महीने आपने एंड के थीसिस राइटिंग के लिए बचा के रखना है। अपना सारा काम आपने उससे पहले प्लान करना है, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम टू प्लान। अपेंडिक्स में आप लास्ट में बता सकते हैं कि आपका जी इंस्ट्रूमेंट्स आपने कौन कौन से यूज़ किए, टाइमलाइन जो भी मैं बात कर रही हूँ टाइमलाइन की, ये आपने अपेंडिक्स में लिखनी है। गैंट चार्ट होता है एक, जिसमें आपने इसको ज़रा स्टडी करें, मैं आपको बता रही हूँ, चैट में लिख देती हूँ। और ठीक है, गैंट चार्ट, इसको ज़रा कीवर्ड को जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और प्रपोज बजट, अब ये जो प्रपोजल एमएस प्रपोजल में तो हम ज़रूरी नहीं है कि प्रपोज बजट लिखें, लेकिन ये काम उस वक्त हम करते हैं जब हम कोई अपना फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर हम अपना बजट भी देते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए। दूसरा, ठीक है, इवन इफ़ यू नीड फंडिंग, अगर आपके पास कोई ऐसा, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपको फंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो अगेन नाउ इज़ द टाइम टू अप्लाई फॉर फंडिंग, ठीक है। तो आप अपनी फंडिंग के लिए अप्लाई करें। इग्नाइट की फंडिंग है, आप सुपरवाइजर से डिस्कस करें, ठीक है। ये भी मैं कीवर्ड्स साथ साथ लिखती जाती हूँ। सीड फंडिंग और भी बहुत सारे हैं, लाइक स्टार्टअप ग्रांट्स के नाम से एक पूरा का पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें ग्रांट्स देती है, राइट। तो आप प्रपोजल्स अभी से लिखना भी शुरू कर दें, और ताकि आपको अगर कोई फंडिंग का इशू है तो वो भी मसला हल हो जाए। ताकि अपने सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ। जी, इसको भी स्किप करती हूँ मैं, आगे चलें। ओके, अब यही चीज़ें जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं वही है कि सेक्शन, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। सेक्शन ऑफ द प्रपोजल का मतलब वही है कि हमने कौन कौन से सेक्शंस अपने प्रपोजल में लिखने हैं, वो आपको टेम्पलेट से भी पता चल जाएगा, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं। इसका लास्ट पॉइंट ज़रा गौर से पढ़ें। सिट डाउन विद योर एडवाइज़र, एडवाइज़र मीन्स योर सुपरवाइज़र, एंड गो ओवर हिज और हर प्रेफर्ड फॉर्मेट फॉर आवर प्रपोजल। एट द एंड ऑफ द डे सुपरवाइज़र आपका है ऐसा जो कि जिसने आपके सिनॉप्सिस को अप्रूव करना है। सुपरवाइज़र के सिग्नेचर नहीं होंगे तो आपका प्रपोजल, आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका सुपरवाइज़र का क्या वो क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या है, ठीक है, वो क्या करवाना चाहता है, या वो इट्स नॉट लाइक कि आपको सुपरवाइज़र जो कहेगा वो ये आपने करना है, लेकिन आपने अपने सुपरवाइज़र को कन्विंस लाजमी करना है। ये नहीं कि जी आपका सुपरवाइज़र कह रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट राइट एंड यू आर स्टिल डूइंग इट। तो अपने सुपरवाइज़र को अपने हर एक्शन का, अपनी हर स्टडी का आपने लाजमी बताते रहना है, ठीक है। और ताकि, क्योंकि वही है जो कि एंड में आपको सपोर्ट करेगा इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर्स, या वो आपको गाइड करेगा। ओके जी, सवाल है कि
विल सबमिट सम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मॉडल जस्ट थीसिस। तो सबमिट जो आपने करवाना है वो तो आपका एमएस का थीसिस होगा, लेकिन जो थीसिस है दैट वुड बी बेस्ड ऑन योर सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट और मॉडल। तो एक्चुअली आपकी दोनों चीज़ें ही होंगी। सबमिट आपने थीसिस करवाना है, लेकिन थीसिस सिर्फ वैसे ही नहीं बन जाता, वो इट्स बेस्ड ऑन सम मॉडल और प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर, सो दीज आर लिंक टुगेदर। दोनों चीज़ें आपने सबमिट करवानी है इन अदर वर्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आएं। ओके, ये वाला काम है जो आप कर चुके हैं, आप लोग कर भी रहे हैं अभी, और ये तो एंड तक चलता रहेगा। लिटरेचर का आइडियाज़ की जहाँ तक बात है, राइटिंग आइडियाज़, आप जितना लिटरेचर हो सकता है उतना पढ़ें, ठीक है। डोंट जस्ट स्टिक टू दैट। मैंने आपको एक प्रेफरेंस बताई थी ऑर्डर की कि सबसे पहले जर्नल आर्टिकल्स, ठीक है, ऑथेंटिक आर्टिकल्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट आपने, और वो आर्टिकल्स का मैंने आपको एक लिंक भी सेंड किया था, HEC रिकॉग्नाइज जर्नल्स का एक मैंने ऑनलाइन लिंक सेंड किया था, वो आई थिंक सबके पास होगा। वहाँ पे जाके अपने आर्टिकल को ज़रूर एक दफ़ा सर्च कर लिया करें, ख़ास तौर पे चाइनीज़ एंड इंडियन आर्टिकल्स, कि क्या वो उस लिस्ट में मौजूद है, और अगर नहीं है तो उसको ना पढ़ें और ना ही उसको अपने लिटरेचर में ऐड करें, राइट। रीड गुड लिटरेचर का मतलब है कि ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ें। Always think about how the ideas writer shares in their work might be applied to। जी बताएं। मैम आप जो कह रही हैं अथेंटिक जो लिटरेचर पढ़े, मैम अक्सर जो हम लोग सर्च करते हैं उस लिंक पर जाकर, तो मैम वो अवेलेबल नहीं होते उस लिस्ट में। मैम मेजोरिटी ऐसा ही होता है। मैंने जो आपको 3-4 लिंक्स सेंड किए थे, ऑनलाइन विले प्लस प्रोक्वेस्ट, HEC डिजिटल लाइब्रेरी, वो आप लोगों ने देखे? जी मैम वो देखें मैम, उस पर ज़्यादा हम लोगों को मिलते ही इंडियन है मैम, वो इंडियन मिलते हैं या जो भी मिलते हैं मैम, वहाँ जाकर चेक करते हैं। लेकिन मुझे तो अभी तक एक भी अथेंटिकेट अगर नहीं, आई एम नॉट सेइंग, मतलब इस तरह मैंने अगर जो भी किया, नंबर लिखा या उसका नेम लिखा, तो मैम मुझे नहीं मिला कोई भी आई एम लिस्ट नॉट में। सेइंग कि इंडियन आर्टिकल्स हमेशा ही नॉन ऑथेंटिक या चाइनीज आर्टिकल्स हमेशा ही गलत होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग ठीक है, अगर आपको विले पे या HEC डिजिटल लाइब्रेरी पे इंडियन आर्टिकल्स मिल रहे हैं देन इट्स फाइन, दे आर ऑथेंटिक। आपका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। और इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में तो ठीक है मैम। बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि आप किस तरह से, आपके सुपरवाइजर कौन है? यस मैम। जी मैम जवेरिया। मैडम जी भैया, तो मैम अपने जवेरिया। सुपरवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा देन आस्क हर, उनसे कहें कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह सर्च करूं। मैम मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब मैं सर्च कर रही हूँ तो उस लिस्ट में मुझे HEC वाली जो लिस्ट है उसमें नहीं मिलते, कि मतलब वो ऑथेंटिकेशन का मुझे कंफर्म नहीं होता कि है ये। ओके, दिस इज स्ट्रेंज, आई डोंट नो कि व्हाई इज दिस हैपनिंग। आप कहाँ से सर्च कर रही हैं? ओके, फसीहा, कैन यू प्लीज गाइड हर? मैम ये इशू वैसे मेरे साथ भी है। आपने जो इनके HEC की वेबसाइट से मेरे का लिंक शेयर किया था ना, तो मैंने सिर्फ यही नहीं कि चाइनीज या इंडियन डिफरेंट जो है ना फॉरेन ऑथर्स जो इनके लाइक US के ऑथर्स के भी आर्टिकल डाउनलोड किए, तो उनको भी मैंने जब वहाँ सर्च किया तो वहाँ पे उनसे रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मींस HEC की लाइब्रेरी मौजूद ही नहीं है। अच्छा, आप उसमें जर्नल का नाम सर्च करें। वो जो, जहाँ आप उस पेपर को बेशक ना सर्च करें, आप ये देखेंगे उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है वो कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है। मैम जनरल का नाम तो मैंने सर्च किया था, लाइक मैंने तकरीबन 4-5 आर्टिकल पढ़े हैं जो जनरल के थे ना, जनरल में वो पब्लिश हुए थे। तो मैंने जनरल का नेम लिख के जो है ना वो वहाँ पे सर्च किया, लेकिन उससे रेलेवेंट भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो फिर ठीक है, इट मीन्स दैट इज नॉट ऑथेंटिक, लीव इट। मैम तकरीबन सभी पे ऐसा हो रहा है, तो सारे पे ऐसा नहीं हो फिर सकता, आप मुझसे डायरेक्टली क्योंकि सारे आपसे डाउनलोड हुए थे वो।
इसके ऊपर सर्चिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से सर्च करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स, टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप लोग इसको चलते रहेंगे इसी तरह और आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जैसे मैंने पहले भी लिटरेचर रिव्यू वाले लेक्चर में कहा कि हमेशा अपनी टर्म्स और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर जाके सर्च करें। रिसर्च गेट है, एकेडमिया है, प्रोक्वेस्ट है, HEC डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन विले, गूगल स्कॉलर। अच्छा, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ सर्च करने की कोशिश किया, वो मुझे या तो मिली नहीं या फिर मुझे कोई ऑथेंटिक जर्नल नहीं मिला। IEEE है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैम जनरल जो है ना, अब लाइक IEEE का भी एक जनरल था जो मैंने वहाँ से पेपर डाउनलोड किया और उसका जब जनरल HEC की वेबसाइट पे जाके मैंने सर्च किया जनरल के टाइटल के साथ, और दूसरे एक और ऑप्शन भी होता है मेरे ध्यान से निकला वो, तो मुझे दोनों तरह से वो आर्ट के जनरल की कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ मिली नहीं, या फिर तो शायद हमें वो यूज़ करनी नहीं आ रही साइट। ओके, जस्ट अ सेकंड, 4 बज गए, लेट मी जस्ट अच्छा ऐसा करें सर ना, अपना ज़रा गूगल स्कॉलर खोलें। जी, ओके जी, बताएं आपने कौन सा जर्नल सर्च किया था, कौन सा आर्टिकल सर्च किया है, कोई नाम ऐसा बताएं मुझे जो कि आपको मैं ऑथेंटिक। जरा भी आपको देख के बताता हूँ लिस्ट में। मैम 2010 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैटर्न रिकॉग्निशन। तो कॉन्फ्रेंस है ना, कॉन्फ्रेंस किस तरह मिलेगा आपको जर्नल्स में? ओके, ठीक है, कॉन्फ्रेंस तो कॉन्फ्रेंस होती है, वो तो प्रोसीडिंग्स है, वो तो आपको जर्नल, उसका तो कोई जर्नल नहीं होता ना। जर्नल और कॉन्फ्रेंस डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। कॉन्फ्रेंस के जो पेपर्स हैं वो जर्नल में पब्लिश नहीं होते, वो कॉन्फ्रेंस की अपनी एक बुकलेट होती है जिसको हम कहते हैं प्रोसीडिंग्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, उसमें होता है। और वो आपको उस कॉन्फ्रेंस की वो आपको गूगल स्कॉलर पे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको HEC की जो लिंक मैंने आपको भेजा था उसमें कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो जर्नल नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये बात? ठीक है मैम, आपके साथ ना मैं सेपरेटली शेयर कर दूँ, है ना, आपके साथ ना सेपरेटली शेयर कर दूंगा, तो फिर आपसे इस पे डिस्कस कर लूँगा। नहीं, आप अभी करें ना शेयर, आप अगर जर्नल का आपको मैम कोई मैं ऐसा वो पेपर आर्टिकल आगे सब सारे बच्चों को भी पता खोलने चल पड़ेंगे जाए। मुझे, अच्छा, क्योंकि आर्टिकल के अंदर है ना वो टाइटल्स। ठीक है, फिर आप ऐसा करेंगे रिसर्च मेथड के ग्रुप पर ही सर्च कर वो सेंड कर दीजिए, ताकि हम सबकी ही एक लर्निंग हो जाए। जी मैम, श्योर। सबको मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी क्या मसला है। तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि जी कॉन्फ्रेंस के जो प्रोसीडिंग्स है वो आपको किसी भी जर्नल में नहीं मिलेगा, वो आपको HEC के जो लिंक मैंने सेंड किया रिकॉग्नाइज जर्नल का उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक अलहदा चीज़ है। ठीक मैम। ओके, अच्छा, अब कम बैक टू द स्लाइड सना। ठीक है, इसको आगे चलें थोड़ा। आई वुड जस्ट स्किम रीड, एक और मीटिंग का टाइम है। इसमें जो भी चीज़ें हम नेक्स्ट लिखी हुई हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसको ये बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, जो बातें मैंने अभी आपको की हैं वही उन्हीं को भी थोड़ा बताया हुआ है, तो आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें टू बी वेरी क्विक, इसमें यही है कि नेवर थिंक कि जी आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है दैट वुड बी योर फाइनल वन। आपको फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ अ फर्स्ट ड्राफ्ट, उसको आप पॉलिश करके और फिर आगे 3 से 4 से 5 रिव्यूज़ के बाद आप अपने फाइनल ड्राफ्ट पे पहुंचते हैं। म्यूट कर दें अपना माइक प्लीज़। नेक्स्ट पे आएँ। हैबिट ऑफ राइटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे पॉइंट्स को ज़रा गौर से पढ़ें, ठीक है। राइट व्हेन यू आर फ्रेश,
जब एक दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले दिन आएँगे तो वही चीज़ें आपको थोड़ी-सी अजीब लग रही होंगी, फिर आप उसको अपडेट करते हैं। तो गिव इट योर टाइम, एक चार्ट बना लें, एक टाइमलाइन है बना लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने रोज़ाना दिन में कम से कम 1 घंटा लिखना है। ठीक है, बेशक आप वो जो आप लिख रहे हैं वो मुझे शेयर करवा दें, ठीक है? आई वुड बी हैप्पी टू कमेंट, मैं फ़ौरन आपको उसी वक़्त कोशिश करूँगी, नॉट प्रॉमिस, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको उसके ऊपर कमेंट करके और बता दूँ कि क्या मसला है, ठीक है? ये आपने खुद करना है, मैं कोई भी आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना करना चाहें। अच्छा, एक और नेक्स्ट पे आएँ। दिस इज़ ये जो एक्टिविटी है एक, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है? यहाँ पे 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लें, ठीक है? और उसको आप लिखें और मुझे आपने वो दिखाना है। मुझे आपने बेशक आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, जस्ट 1 पैराग्राफ, ठीक है? एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं आपने लिखना। डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पार्ट एंड डायमेंशन, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, आपके सामने जो भी चीज़ पड़ी हुई है, उसके बारे में, उसके पार्ट्स और डायमेंशंस को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है? आपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखना है, उसको सिंपल कॉमन वर्डिंग में नहीं लिखना, बल्कि प्रॉपर टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके लिखना है। कोई एक पैराग्राफ, राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, इसको भी आपने एज अ कन्वर्सेशन को आपने एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, ठीक है? तो वो आपने मुझे लिख के दिखाना है। तो इससे आप मुझे एक हाउ वुड वी डू दैट, मे बी ग्रुप पे मुझे सेंड करते रहें या फिर जस्ट इमेज लेके या कोई पैराग्राफ की फॉर्म में, तो मैं उसी वक्त उसको पढ़ के और आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट। और दूसरा ये, आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ लाइक पेयर रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल्स भी जब हम लिखते हैं भेजते हैं तो वो पेयर रिव्यू होते हैं। पेयर रिव्यू का मतलब है कि हमारे जो कोलीग्स हैं वो हमारे आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें से कुछ गलतियां अगर निकलती हैं या रिविजन्स हो जाती हैं तो वो हमें बताते हैं। इसी तरह आप लोग एक दूसरे के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप जो कुछ भी लिखें उसको किसी अपने ऐसे फ्रेंड को या कोई ऐसे फेलो को दिखाएं जो कि आपको गाइड कर सके, या आप दोनों जब एक दूसरे की राइटिंग को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव या कुछ ना कुछ नेगेटिव क्रिटिकल एनालिसिस आप उसका करें और उसको गाइड करें कि ये इसको इस तरह से अगर आप देखते तो समझ आ जाता ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लेके चलें कि अपना जो भी लिखें वो किसी और के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके जी, इन सब पॉइंट्स को आप लोगों ने पढ़ना है लाजमी। ठीक है, आगे आएँ। ठीक है, ये भी सारे आपके गाइडलाइंस हैं। आगे चलें। एथिकल इश्यूज़ ये मैं पहले बता चुकी हूँ, नेक्स्ट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, प्लस इसको अप्लाई करना है अपने एथिकल इश्यूज़ की जहाँ तक बात है। तो ये हर स्टेप पर आपके एथिकल इश्यूज़ को आपने एड्रेस करना है। स्टडी से पहले, बिगनिंग ऑफ द स्टडी, जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस वक्त भी। नेक्स्ट, ये उन लोगों के लिए है जिनके रिसर्च में एथिकल इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि जिनमें कोई भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं या हेल्थ रेलिवेंट डाटा आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके एथिकल इश्यूज़ आते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे, वुमेन और हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, इस तरह की जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो उस पर लाजमी आपने एथिकल कंसिडरेशंस का ख्याल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट जी, ये सब आप लोग ये पॉइंट्स पढ़ लें और इसको आपने प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है अपने सिनॉप्सिस राइटिंग में। जिसके एथिकल इश्यूज अप्लाई नहीं होते तो वो इग्नोर कर दे इस पार्ट को। ओके, एक और सवाल है जी कि मैंने आपको ये नहीं कहा कि हमेशा यही बात ही मेरे ऊपर आ रही है कि मैंने कहा कि इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिकल्स जो है वो सही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा आपको कि इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ आर्टिकल्स हमेशा ही गलत हैं या हमेशा ही नॉन ऑथेंटिक है। आई सेड कि चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, देयर इज़ मोर चांस कि आपको वो आर्टिकल्स थोड़े से
इतने ऑथेंटिक नहीं हों जितने के बाकी हों, लेकिन इट डज़ नॉट मीन पाकिस्तान के भी बहुत ज़बरदस्त, अभी हमारा पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस PJAS, ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, इम्पैक्ट फैक्टर बेस्ड हमारा जर्नल है। इसमें से अगर आप कोई आर्टिकल लेते हैं, इट्स वेल एंड गुड। HEC की लिस्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है वो यही है, जो आपकी हेल्पफुल है, कि जो भी जर्नल हो आप उसको HEC की लिस्ट में जाके सर्च कर लें। अगर वो वहाँ पर है तो इट्स ऑल गुड, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें। हाँ, जहाँ ज़ाहिर है कॉटन है तो वो आपको कॉटन इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है, प्लस अच्छा कॉटन जो है वो बाकी कंट्रीज़ में भी है आई थिंक, जिनका जिनका सीज़न हमसे थोड़ा बहुत मिलता है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, आई एम नॉट श्योर कि ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया का वेदर हमारे वेदर से काफ़ी मिलता है। अमेरिका में भी कुछ जो उसकी स्टेट्स हैं उसका वेदर हमसे मिलता है, तो वहाँ पे भी इसके ऊपर रिसर्च होती है। और बाकी दूसरे जो लोग हैं वो कोलैबोरेशन करके हमारी पाकिस्तानी कॉटन पे रिसर्च करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के भी आर्टिकल्स हैं तो इट्स फाइन, बट दे शुड बी ऑथेंटिक। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑल द लिंक्स ऑन गूगल। ये किसी को नहीं मिले तो प्लीज़ ज़रा थोड़ी हिस्ट्री में जाके देखेंगे ना, आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप में से जो भी अपने फेलोज से पूछ लें। मैं हमेशा सारे जो भी मुझे लिंक्स मिलते हैं मैं हमेशा ग्रुप पे सेंड करती रहती हूँ, तो बाकी ग्रुप मेंबर्स से भी ले लें, और अगर फिर भी नहीं मिलते तो देन कम टू मी। ठीक है, चलें मैं फिर बंद करती हूँ, मेरी एक और मीटिंग है ऑलरेडी लेट, और इसको आप लोगों ने पढ़ना है, प्लस जो आपकी डेडलाइन है 1 जून की, सिनॉप्सिस आपने अपना ड्राफ्ट जमा करवाना है अपने सुपरवाइज़र के साथ भी और मेरे साथ भी। हाँ, क्विज़ वो तीनों बच्चे मौजूद हैं। ठीक है, बाकी लोग कॉल बेशक अब जा सकते हैं, लेकिन वो जो 3 बच्चे हैं वो यहाँ पे रहें गूगल मीट पे, और साथ में मैं आपको क्विज़ ऑन करके देती हूँ, और यू वुड हैव 10 मिनट्स। हमको मैम वालेकुम सलाम। मतलब आपने कहा था कि आप नेक्स्ट लेक्चर में की भी आप डिस्कस करेंगे जो हमारा क्विज हुआ था। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम जो क्विज हुआ था हमारा उसकी की भी डिस्कस करनी थी आज हमने। ओके, आज तो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। चले मैं आपको फिर सेंड कर दूँगी। जी मैम, थैंक यू सो मच।